नमस्कार एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको मैं बता दूं, जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं लॉ के, बीए एलएलबी हो या एलएलबी हो, उनके लिए ये सब्जेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। अगर पेपर में आ जाता है तो इसकी इंट्रोडक्शन हम क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो होगा कि ये जो एक्ट है कब फोर्स में आया था। तो जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872। तो इसको याद रखना डेट को, 1 सितंबर को ये जो एक्ट है ये लागू हुआ था, ये फोर्स में आया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। इंडियन इट इज नॉट ऑफ एग्जॉस्टिव नेचर। अब यहाँ पे एग्जॉस्टिव से क्या मतलब है। देखिए, जो लॉ है, जो एक्ट है, वो दो टाइप के होंगे। या तो वो एग्जॉस्टिव होगा या तो वो एग्जेक्टिव नहीं होगा। तो एग्जॉस्टिव का मतलब है यहाँ पे कंप्लीट। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट। तो अब बात आती है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके नाम के आगे इंडियन लग गया, तो इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये कंप्लीट एक्ट होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीट एक्ट नहीं है, ये इनकम्प्लीट एक्ट है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट के और भी जो ब्रांचेस हैं उसके साथ ये एक्ट डील नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जो सेल्स ऑफ गुड्स है, सेल्स ऑफ गुड्स के साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील नहीं करता। मतलब सेल्स ऑफ गुड्स में क्या होगा, जो आप चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है, या बेच रहे हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट अगर होता है तो उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील नहीं करता। तो अब इसके साथ डील क्या करता है, ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है इसके साथ डील करता है सोगा, SOGA। सोगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसी तरीके से एक एग्जांपल और है, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप, जितनी भी पार्टनरशिप फॉर्म्स होगी उसके साथ ये एक्ट डील नहीं करता, उसके साथ ये एक्ट डील नहीं करता। तो इसके साथ डील क्या करता है, पार्टनरशिप के साथ डील करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस वजह से ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। याद रखना इसका, ये एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, नेक्स्ट जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन में वो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ICA is divided into two parts.
पार्ट 1, पार्ट 2। अब जो पार्ट 1 है इसके अंदर सेक्शंस आएंगे सेक्शन 1 टू 75 तक, सेक्शन 1 टू 75 तक इसके अंदर सेक्शंस आएंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर आएंगे सेक्शन सेक्शन 124 टू 238, सेक्शन 124 टू 238। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आता है सेक्शन 1 टू लेके सेक्शन 75 तक, और पार्ट 2 में आता है सेक्शन 124 टू लेके सेक्शन 238 तक। पार्ट 1 को बोला जाता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और पार्ट 2 को बोला जाता है स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पार्ट 1 को बोला जाता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट 2 को बोला जाता है स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात यह आती है कि जो सेक्शन 1 टू 75 तो ये पार्ट 1 में है, सेक्शन 124 टू सेक्शन 238 ये पार्ट 2 में है, तो सेक्शन 76 टू 123 ये कहां चले गए। उसके बाद सेक्शन 239 टू 266 ये कहां चले गए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इनिशियली स्टार्टिंग में जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ था तो ये बहुत बड़ा एक्ट था, लेकिन बाद में जैसे जैसे अमेंडमेंट होती गई विद टाइम इसमें कुछ चेंजेस हुए, और सेक्शन 176 टू 123 इनको रिपील कर दिया गया, इनको डिलीट कर दिया गया, और डिलीट करके एक नया एक्ट बनाया गया, दैट इज सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो 1930 में इनको रिपेल कर दिया गया और एक नया एक्ट बना दिया गया। उसी तरीके से सेक्शन 239 टू 266 इनको भी 2 साल बाद रिपेल कर दिया गया 1932 में, और एक न्यू एक्ट बना दिया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से था, लेकिन ये रिपील करके अलग 2 एक्ट बना दिए गए। तो इसीलिए ये एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी ब्रांचेस हैं उसके साथ डील नहीं करता। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना है ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर सेक्शन है 1 टू 75। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कवर किया जाएगा। हर यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको किसी को भी तकलीफ नहीं आएगी, ये सबके लिए ही होगा। और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज का कोई एक टॉपिक रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाएंगे। तो ये हो गया। अब सिंपल सी बात ये उठती है कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मेन वर्ड जो आ रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट।
व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? तो सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, जो सिंपल डेफिनेशन है वो दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में। सेक्शन 2, सेक्शन 2 सब क्लोज एच, इसको याद रख लो। तो सेक्शन 2 सब क्लोज एच ये डिफाइन करता है, डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या कहता है सेक्शन 2? सेक्शन 2 सब क्लोज एच, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लोज एच, an agreement an agreement enforceable by law is called contract। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H एक एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल है बाय लॉ, मतलब एक एग्रीमेंट जिसको हम लागू करवा सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो अब कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है प्लस एनफोर्सेबिलिटी। तो अब सवाल ये उठता है कि एग्रीमेंट क्या है। हमने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एन कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या है। देखिए, एग्रीमेंट का मतलब है कि मैंने किसी को ऑफर दिया कि भाई मैं अपनी कार 1 लाख में बेचना चाहता हूँ, और उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं तेरी कार 1 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। तो हमारे बीच ये क्या हो गया? हमारे बीच ये एग्रीमेंट हो गया कि भाई मैंने ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब हमारे बीच में हो क्या रहा है? हमारे बीच में एक लेन देन हो रहा है। मैं अपनी कार दे रहा हूं और बदले में पैसे ले रहा हूं, और वहीं पे जो मेरा फ्रेंड है वो कार ले रहा है और बदले में पैसे दे रहा है। तो जो ये लेन देन है इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन, इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। तो सेक्शन 2E of Indian Contract Act 1872 defines agreement, defines agreement। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? व्हेन वन पार्टी मेक्स एन ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्ट दैट ऑफर एंड देयर इज ए कंसिडरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एक मिनट, इसको रब कर दूं। एग्रीमेंट क्या है? सेक्शन 2E of Indian Contract Act defines agreement। According to Section 2E, when one party makes an offer and other party
accept that offer and and there is a consideration between them। तो जब एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उन दोनों के बीच में कंसिडरेशन हो रहा होता है, लेन देन हो रही होती है, तब उसको बोलते हैं हम एग्रीमेंट। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। इसको मैं समथिंग कर देता हूं। समथिंग इन रिटर्न, तो ये है एग्रीमेंट। तो अब कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है? ये तो है एग्रीमेंट। तो एक पार्टी ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी इसको एक्सेप्ट कर रही है, तो ये हो गया अपना एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहा? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। अब हमने एग्रीमेंट देख लिया, अब हम देखते हैं एनफोर्सिबिलिटी क्या है। तब हमें पता लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, एग्रीमेंट हमें पता लग गया, अब है एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? मान लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम दो दोस्त हैं, हमने डील होगी, एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 1 लाख में, उसने कहा ठीक है मैं उस कार को 1 लाख में खरीदना चाहता हूँ। अब जो मेरा वो दोस्त है वो कार लेने से मुकर गया, तो अब क्या होगा? अब मेरे पास एक राइट है कि मैं कोर्ट में जा सकता हूँ और कोर्ट में जाके सारी सिचुएशन बता सकता हूँ कि भाई मैंने हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट किया था और इसने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया और उसके बाद ये कार लेने से मुकर गया। तो अब कोर्ट सारी सिचुएशन देखेगी और उसको कहेगी कि भाई आपको कार लेनी ही पड़ेगी। तो ये क्या हुआ? कोर्ट द्वारा इसको लागू करवाया गया, इस एग्रीमेंट को। तो ये क्या बन गया? एक कॉन्ट्रैक्ट है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब बात आती है, क्या कोर्ट सभी एग्रीमेंट को लागू करवा सकती है? देखिए, कोर्ट उन्हीं एग्रीमेंट को लागू करवा सकती है जो लीगल है। ठीक है, जो लीगल है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? जो भी मैंने एग्जांपल दिया वो है लीगल, जिसको कोर्ट लागू करवा सकती है। लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट भी होते हैं, सॉरी, इलीगल एग्रीमेंट भी होते हैं जिसको कोर्ट लागू नहीं करवा सकती, ना ही कोई उसको लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो दोस्त हैं ए और बी, दोनों के बीच में डील हुई। ए कहता है बी को कि भाई तूने सी को मारना है, उसका मर्डर करना है, मैं तुझे बदले में 1 लाख रुपए दूंगा। बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं उसको मार दूंगा और बदले में 1 लाख रुपए मुझे दे दे। अब क्या हुआ? बी मुकर गया, बी ने उसको नहीं मारा। अब जो ए है, क्या वो कोर्ट जा सकता है? वो कोर्ट नहीं जा सकता। और अगर गया बी, तो क्या कोर्ट उसको लागू करवा देगी? कोर्ट उसको लागू नहीं करवा देगी, नहीं करवा सकती। कोर्ट उसको लागू नहीं करवा सकती, क्यों? क्योंकि वो इलीगल एग्रीमेंट है, इलीगल एग्रीमेंट है। तो इसलिए कोर्ट उसको लागू नहीं करवाएगी और ना ही वो उसको लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आ गई, हमें पता लग गया एग्रीमेंट क्या है, एनफोर्सिबिलिटी क्या है। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इससे एक बात क्लियर हुई, एवरी एग्रीमेंट, जितने भी एग्रीमेंट हैं, इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बट every contract every contract is an agreement। ठीक है,
इससे क्या बात क्लियर हुई, जो हमने एग्जांपल देखा कि भाई एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। तो ये पेपर में भी आ सकता है क्वेश्चन। मान लीजिए इस पूरी इसको लिख दिया लाइन को, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, डिस्कस। तो ये पेपर में भी आ सकता है और आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट बताना पड़ेगा, आपको एग्रीमेंट बताना पड़ेगा, आपको एनफोर्सेबिलिटी बतानी पड़ेगी, एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। हमने अभी स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब चैनल, न्यू यूट्यूब चैनल है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है। हमारी कोशिश रहेगी आपको हर तरीके की जो आपकी डाउट्स हैं उसको क्लियर करते जाएं और आप अपनी जो LLB और BA-LLB की जर्नी है, जो स्टडी है, वो पूरा पढ़ के दें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।